ऑपरेटर्स के बारे में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम अपडेट करते हैं तो अपडेट के साथ साथ आप सेट ऑपरेटर लगा सकते हैं, रीनेम लगा सकते हैं, इंक्रीमेंट लगा सकते हैं। इस तरह से डॉक्यूमेंट आपका अपडेट हो जाता है। अब जब आप मान लो कोई डॉक्यूमेंट देखें तो यूज 2:30 PM, तो अब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट था, सॉरी जो कलेक्शन था वो ईएमपी था, तो डीबी डॉट ईएमपी डॉट फाइंड, ये हमारे पास इस डॉक्यूमेंट को अगर हम देखें तो ID 101 मोनू सैलरी। अब इसमें हम चाहते हैं कि हमारा एक डिपार्टमेंट फील्ड ऐड हो जाए। डिपार्टमेंट फील्ड इनमें कहीं नहीं है, हम चाहते हैं डिपार्टमेंट फील्ड ऐड हो जाए सबके अंदर। ठीक है, तो अब अपडेट बन चलाएंगे तो किसी एक में ये चीज अपडेट होगी, अपडेट में नहीं चलाएंगे तो सब में ये रिफ्लेक्ट हमारा करेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डीबी डॉट कलेक्शन का नाम डॉट अपडेट मैनी। अब अपडेट मैनी में फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा क्राइटेरिया होता है। अब हमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखना है क्योंकि हम सारे डॉक्यूमेंट को ही अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्राइटेरिया ब्लैंक जेसन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आपको अपना अपडेट रूल बताना है कि अपडेट रूल क्या करना है। तो सेट ऑपरेटर लगाएंगे। सेट ऑपरेटर के बाद अब यहां पर हम बताते हैं जेसन की फॉर्म में किस फील्ड के लिए क्या वैल्यू आपने रखनी है। मान लो यहां पर मैंने कर दिया डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के लिए वैल्यू मान लो यहां डाल दी मैंने HR। अब ये बताइए कि कल क्या था, सैलरी को हम अपडेट कर रहे थे, तो सैलरी वाला जो फील्ड था वो हमारा मौजूद था, उसकी वैल्यू हमारी बदल जाती थी या इंक्रीज हो जाती थी। आज आप जिस फील्ड के लिए अपडेट कर रहे हैं वो फील्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में ये वाला फील्ड है ही नहीं। तो जो सेट ऑपरेटर है ये क्या करता है, अगर किसी फील्ड को आप अपडेट करा रहे हैं, अगर वो है तो उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा, और अगर वो नहीं है तो उसको ऐड भी कर देता है। तो इस बार क्या होगा, इस बार हमारा ये ऐड हो जाएगा। लेकिन सर सारे डॉक्यूमेंट में होगा हमने कहा, क्योंकि आपने कमांड क्या लिखी है, अपडेट मैंने लिखी है, तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे इस फील्ड के साथ अपडेट हो जाएंगे। क्या सर सबकी वैल्यू, हाँ सबकी वैल्यू फिलहाल क्या हो जाएगी, हमारी HR हो जाएगी। लेटर ऑन आप सबकी वैल्यू चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कहें कि नहीं सर मुझे HR डिपार्टमेंट में सिर्फ ID 101 और 103 ये हमें ऐड करना है, बाकी हम किसी और डिपार्टमेंट में असाइन करेंगे, तो फिर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो आपका वेयर क्राइटेरिया है इस वेयर क्राइटेरिया को आप मैच कराइए। जिन जिन डॉक्यूमेंट के लिए HR रखना चाहते हो उनके लिए फिर यहाँ पर अपना मैचिंग कराओ। और ऐसा करने के लिए आप अगर सिंगल है तो आप सिंपल इक्वल ऑपरेटर से करा सकते हो, और अगर आपका एक से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, इन ऑपरेटर लगा के भी अपना मैच करा सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप चाहे वैसे करा सकते हो। फिलहाल हम सिंपल करते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। एक्नॉलेज्ड हो गया और ये हमारा ट्रू आ गया। अब इसको अगर मैं फाइंड करके देखूंगा तो हर किसी का डिपार्टमेंट हमारा HR आ गया होगा। अब अपडेट मेन्यू में कभी ट्राई कराने एक बार देखना पड़ेगा। अब यहां पर अगर हम देखें तो मेरी रिक्वायरमेंट इस बार ये है कि जो डॉक्यूमेंट 102 वाला है इस डॉक्यूमेंट में मोबाइल नंबर फील्ड मुझे नहीं चाहिए। अब वो हटाना है, तो हटेगा कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा था रिमूव करना, डिलीट वन डिलीट मैनी, है ना। तो डिलीट वन से क्या होता है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट होता है। अब मुझे डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं करना है, डॉक्यूमेंट तो रखना है, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर किसी फील्ड को हटाना है।
ये कैसे होगा? जैसे ID 102 वाला जो डॉक्यूमेंट है, इसमें जो फील्ड मोबाइल नंबर 11 है, ये मुझे अब नहीं चाहिए। अपडेट से क्या होता है, अगर नहीं है फील्ड तो आ जाता है तो आपका अपडेट हो जाता है। किसी फील्ड को हटाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। हमारे पास रिप्लेस नाम से एक फंक्शन होता है। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, आईडी फील्ड को छोड़कर जितने भी फील्ड हैं सबको रिप्लेस करने वाला काम करता है। सिर्फ आईडी फील्ड उससे रिप्लेस आप नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट करता रहेगा और बाकी सारे फील्ड आपके रिप्लेस हो सकते हैं। कैसे करेंगे इस चीज के लिए, करके देखते हैं। ID 102 के लिए मुझे हटाना है मोबाइल नंबर, लेकिन इसको हटाने के लिए मुझे एक वर्क अराउंड करना पड़ेगा जिसमें थोड़ा हमें ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो डीबी डॉट कलेक्शन का नाम डॉट रिप्लेस वन। अब रिप्लेस वन सबसे पहले हमसे पूछेगा क्राइटेरिया कौन सा एक, तो हमने दे दिया जिसकी आईडी की वैल्यू 102 है। ठीक है, रिप्लेस वन, जहां पर आईडी की वैल्यू आपकी 1 है, और फिर आपको यहां पर अपना न्यू डॉक्यूमेंट लिखना होगा। न्यू डॉक्यूमेंट डायरेक्ट, मतलब कोई ऑपरेटर नहीं लगाना है इसमें, सेट रीनेम कोई ऑपरेटर नहीं आएगा, डायरेक्ट सेकंड आर्गुमेंट आप अपना जेसन डॉक्यूमेंट दो जो आप अपडेट करना चाहते हो। आईडी की वैल्यू नहीं देनी है। अब आप बताओ नया डॉक्यूमेंट क्या है। हमने कहा नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। तो जो जो लिख दोगे वो आ जाएगा, और नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा। अच्छा, मान लो मैंने ऐसे कर दिया, एंटर कर दिया, तो क्या होगा, इस वाले डॉक्यूमेंट में सिर्फ ID 102 रह जाएगी, बाकी सारे अपने आप यहां से हट जाएंगे। हमने कहा मुझे नेम चाहिए, तो जो चाहिए वो लिखना पड़ेगा। नेम आ गया चिंटू। सैलरी चाहिए, सेम सैलरी चाहिए, हमने कहा सेम चाहिए। डिपार्टमेंट मान लो अकाउंट कर दिया। तो अब इस वाले आईडी पर जो भी डॉक्यूमेंट है वो इस वाले नए डॉक्यूमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वाले आईडी पर जो डॉक्यूमेंट था उसमें पहले क्या था, क्या फील्ड नहीं था। अब इस वाले के लिए ये वाला माना जाएगा। ठीक है, तो एक हटाने के लिए आपको बाकियों को भी लिखना पड़ गया। ठीक है, अब एंटर करेंगे। तब ID 102 के लिए आपका दो चेंजेस हो गए। जो रिप्लेस करते समय आपने फील्ड नहीं बताया वो आपका हट गया, और जिस फील्ड की वैल्यू आपने चेंज करके बताई वो चेंज करके आ गई, वहां पर डिपार्टमेंट आपका अकाउंट आ गया, तो नई फील्ड ऐड हो जाएगी। तो जो आप वहां लिख रहे हैं वो वही डॉक्यूमेंट जाके उसकी जगह सेट हो जाएगा। अब उसमें फील्ड ज्यादा है तो ज्यादा के साथ, कम है तो कम के साथ, जो है वही आपका नया डॉक्यूमेंट अब बन जाएगा। चलो, तो इस तरह से अब कल जो एक टास्क हमारा रह गया था उसको पहले कंप्लीट करते हैं। अभी अगर आपसे कहा जाए कि सर यही ईएमपी जो आपकी कलेक्शन है, इस ईएमपी कलेक्शन में हमने फाइंड को अगर क्राइटेरिया देना है तो यहां दे सकते हैं कि हमें वो डॉक्यूमेंट ला कर दो जिनका सैलरी ये हो और साथ में चीजें ये हो। लेकिन अगर मैं अपने वेयर में दो कंडीशन लगाना चाहूं, दो कंडीशन कैसे, मैं इक्विवेलेंट एसक्यूएल लिखता हूं, है ना, फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमारा आता है। मैंने कुछ इस तरह से लिखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई सेल ग्रेटर देन 30,000 एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू HR। ये वाला कल हमने इंप्लीमेंट नहीं करा था, आज के लिए हमने छोड़ दिया था इसे। अब ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आप वेयर लगाना जानते हो, क्राइटेरिया कुछ इस तरह से, DB डॉट EMP डॉट फाइंड,
फाइंड के अंदर क्राइटेरिया। ठीक है। अब इस क्राइटेरिया में आप एंड कैसे लगाओगे, क्योंकि सिंगल कंडीशन होती है तो आप आसानी से लगा लोगे। अब ये वाली भी लगा लोगे। आपके पास ऑपरेटर है, डॉलर ग्रेटर देन, और ऐसे करके लिख दोगे। तो ये अलग कंडीशन है, ये अलग कंडीशन है। अब इनको मिलाकर एक करना है तो उसके लिए एंड ऑपरेटर लगेगा। अब एंड ऑपरेटर का यूज कैसे होता है वो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो एक बार कोशिश करो, मैंने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। तो जो आपका एंड ऑपरेटर है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना लिखना है क्राइटेरिया। ठीक है। अब इस क्राइटेरिया में हमें एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो यहां हम लेकर आ गए अपना एंड ऑपरेटर। डॉलर एंड। अब एंड ऑपरेटर की जो वैल्यू है, एक लिस्ट है। इस ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो एक लिस्ट होती है, और इस लिस्ट के अंदर हर कंडीशन एक जेसन डॉक्यूमेंट में होगी, और दूसरी कंडीशन कॉमा लगा के लिखनी है ऐसे करके। तो यहां पर आपको पहली कंडीशन लिखनी है और यहां आपको दूसरी कंडीशन लिखनी है। अब ये एंड ऑपरेटर ट्रू तब देगा जब इस स्क्वायर ब्रैकेट यानी इस लिस्ट में जितनी भी कंडीशन लिखी है, 2 3 4 5, जब सारी ट्रू हैं तो यहां से ट्रू आएगा और फिर हमारे रिकॉर्ड फिल्टर होंगे। अब इसको ध्यान से लिखेंगे। एंड एंड ऑपरेटर की वैल्यू लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर पहली कंडीशन। अब पहली कंडीशन क्या है, आप चाहते हो जहां पर सैलरी की वैल्यू ग्रेटर देन 30,000 हो, तो यहां पे लिखेंगे सैलरी। अब मुझे क्या लगाना है, ग्रेटर देन। इक्वल टू लगाना होता तो ऐसे भी काम चल जाता, लेकिन मुझे लगाना है ग्रेटर, तो फिर से जेसन लगाएंगे और यहां पर डॉलर GT कॉलन 30,000। तो अब आपकी ये एक कंडीशन हो गई। ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की ये एक कंडीशन हो गई। ये ये ठीक है। अब कॉमा लगाकर दूसरी कंडीशन लिखेंगे, कॉमा दूसरी कंडीशन, कॉमा तीसरी कंडीशन, कॉमा चौथी कंडीशन। फिलहाल हम दो तक जा रहे हैं। अब इस किस फील्ड पे लगानी है, इस बार हमने कहा डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की वैल्यू क्या रखनी है, HR। इक्वल ऑपरेटर है तो इक्वल ऑपरेटर को हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं, EQ लगाने की जरूरत नहीं है। यहां लिख दिया हमने HR। अब ये क्राइटेरिया एंड वाला हमारा, ये वाली कंडीशन, ये पहली कंडीशन हो गई और ये दूसरी कंडीशन हो गई। जब दोनों ही ट्रू होंगी तब हमारा रिकॉर्ड मैच होकर आएंगे। ठीक है। हाँ, हमारा जो फील्ड है उसका नाम सैलरी ना होकर ई सेल है। एंटर करेंगे, दो रिकॉर्ड फिल्टर होकर हमारे आ जाते हैं। ई सेल के बाद एक मिनट चेक करते हैं क्या करें। हमने लिखा ई सेल कॉलॉन, फिर उसके बाद यहां पर ग्रेटर देन 30,000। वो भी कर सकते हो, वो नेस्टेड कंडीशन हो गई। ये वो भी जो आप कह रहे हैं वो भी सही है, और जो ये लिखी ये भी ठीक है, दोनों तरीके से सही है। ऐसे भी कर सकते हो। पहले ई सेल ट्रू होना चाहिए फिर अगली वाली पर जाएंगे।
एक ऑपरेटर इन्होंने बताया है अभी, अनसेट ऑपरेटर होता है, जैसे सेट होता है इसी तरह से एक ऑपरेटर और होता है अनसेट ऑपरेटर। अनसेट ऑपरेटर का यूज करके किसी पर्टिकुलर फील्ड को किसी डॉक्यूमेंट से हटाया जा सकता है। जैसे अभी हमने मोबाइल नंबर को रिमूव करने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट रिप्लेस किया, तो उसकी जगह हम अनसेट ऑपरेटर का यूज करके भी पर्टिकुलर फील्ड को हटा सकते थे। ठीक है, अब जिस तरह से हमने अभी एंड पढ़ा है, इसी तरह से और भी होता होगा, और ऑपरेटर। तो सेम सिंटैक्स के साथ चलेगा। और में यह होगा कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए, रिजल्ट आपका मैच होगा। एंड का मतलब है दोनों ही मैच होने चाहिए, तभी रिजल्ट आपका मैच माना जाएगा। अब वापस आते हैं, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है, इसके आंसर की बात करते हैं। हमने यहां पर इस कमांड से ये कभी नहीं कहा था कि हमें सारे फील्ड दिखा दो, इसने सारे दिखाए। हम जो फील्ड देखना चाहते हैं वो सिर्फ आईडी देखना चाहते हैं और सैलरी देखना चाहते हैं। नेम और डिपार्टमेंट हम देखना ही नहीं चाहते। ठीक है, हमने कहा चलो फिर कैसे लिखेंगे, तो इस बार लिखेंगे फाइंड के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट होता है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया तो हमें चाहिए नहीं, डॉक्यूमेंट तो सारे चाहिए, सिर्फ फील्ड हमें चेंज करने हैं। तो सेकंड आर्गुमेंट पे हम यहां लिखते हैं अपना प्रोजेक्शन। तो फाइंड के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट कहलाता है क्राइटेरिया, और सेकंड आर्गुमेंट आपका कहलाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब रहता है फील्ड सिलेक्शन। फील्ड सिलेक्शन। अब अगर आप क्राइटेरिया नहीं बताना चाहते, सिर्फ फील्ड सिलेक्शन ही बताना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले को ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर कुछ और बताने की नीड नहीं है। अब आते हैं प्रोजेक्शन कैसे बताएंगे। तो यहां पर आपको बताना है अपना कौन सा फील्ड चाहिए, उस फील्ड का नाम। हमने कहा आईडी चाहिए, अंडरस्कोर आईडी चाहिए, वन। नहीं चाहिए, जीरो। हमने कहा चाहिए, वन, कॉमा। और कौन सा फील्ड चाहिए, हमने कहा मान लो सैलरी चाहिए, ई सेल, वन। तो इस तरह से अब हमारा जो फाइंड है उसमें सारे डॉक्यूमेंट आएंगे, क्योंकि यहां पर क्राइटेरिया में कुछ नहीं लिखा, वेयर में कुछ नहीं है। लेकिन जो फील्ड होंगे वो सिर्फ आईडी और सैलरी आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आईडी और सैलरी के लिए वन स्पेसिफाई करा हुआ है। जिन जिन के लिए हम प्रोजेक्शन लगाएंगे वो हमारे आएंगे, और जिनके लिए प्रोजेक्शन नहीं लगाया है ऑटोमेटिकली वो डिसेबल है, वो अपने आप नहीं आएंगे। बताने की जरूरत नहीं है कि जीरो लगाकर, अपने आप वो जीरो मान लिए जाएंगे जो आपने नहीं लिखे। हाँ, अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो फील्ड आ गए, आईडी वाला और सैलरी वाला, क्योंकि हमने दोनों ही मांगे थे, दोनों हमारे आ गए। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि सर मुझे इस बार नेम और सैलरी चाहिए, तो यहां पर हम आईडी हटाकर ई नेम कर देते हैं और सैलरी कर देते हैं। तो हमें लगेगा कि हमने प्रोजेक्शन में दो ही फील्ड के नाम लिखे हैं और सारे डॉक्यूमेंट दो ही फील्ड के साथ आएंगे, लेकिन शायद एक एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे लिए। इसका मतलब है कि प्रोजेक्शन वाला पार्ट अगर आप स्पेसिफाई करते हैं तो आईडी फील्ड ऑटोमेटिकली वन होता है, यानी ट्रू होता है, वो आएगा ही आएगा। बाकी फील्ड डिसेबल होते हैं, यानी कि ऑफ रहते हैं, यानी कि जीरो होते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे प्रोजेक्शन लगाना है और आईडी नहीं चाहिए, तो फिर आपकी मजबूरी है कि आईडी को जीरो करके आना ही पड़ेगा। बाकी ऑटोमेटिक जीरो हैं जिनको नहीं लगाया, लेकिन आईडी ऑटोमेटिक वन होता है। अगर नहीं चाहिए होता है तो जीरो लगाकर मुझे उसे रोकना पड़ेगा। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे आईडी फील्ड नहीं चाहिए, तो यहां पर कॉमा अंडरस्कोर आईडी
की वैल्यू को 0 सेट कर देंगे। तो अक्सर ये कहीं पूछा जा सकता है अगर बेसिक इंटरव्यू चल रहा है तो, कि जो प्रोजेक्शन पार्ट है उसमें 0 और 1 का मतलब क्या होता है। तो 1 का मतलब है हमें इसको अपने डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट करना है ड्यूरिंग फाइंड, है ना। 0 का मतलब है कि हमें उसको एब्सेंट करना है, हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर प्रोजेक्शन बताते समय हमने किसी फील्ड के बारे में कुछ नहीं बताया, ना ये बताया कि वो प्रेजेंट होना चाहिए, ना ये बताया है कि वो एब्सेंट होना चाहिए, तो बताओ फिर उसका प्रोजेक्शन क्या होगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा अभी बताओ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा सामने देखो, इससे पहले वाले कमांड में देखो, इस वाले कमांड में मैंने किन किन का प्रोजेक्शन बताया है, बाकी का तो नहीं बताया। तो बाकी का प्रोजेक्शन कुछ रहा होगा या नहीं, 0 रहा होगा। ये तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जिसका प्रोजेक्शन मैंने नहीं बताया उसका डिफॉल्ट प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन ये आईडी फील्ड के लिए अप्लाई नहीं होता, अंडरस्कोर आईडी फील्ड की डिफॉल्ट प्रोजेक्शन की वैल्यू 1 होती है, बाकियों के लिए डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। तो अगर आपको आईडी नहीं चाहिए अपने प्रोजेक्शन में तो आपको इसको 0 मेंशन करना पड़ जाता है, बाकियों को मेंशन करने की जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि डिफॉल्ट वो हमारा 0 ही रहता है हमारा। ठीक है। चलो अब प्रोजेक्शन वाला पॉइंट समझ में आ गया कैसे हमारा ये होता है। ठीक है। अब एक और ऑपरेशन की बात करते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, डेटाबेस या कलेक्शन को मुझे यहां पर ड्रॉप करना है। तो कैसे ड्रॉप करेंगे कलेक्शन अगर मुझे ड्रॉप करनी है तो अभी तो सर इसमें अगर आप ड्रॉप कर दोगे कलेक्शन के लिए तो कुछ बचेगा नहीं, हमने कहा कुछ बचेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले मैं कुछ और कलेक्शन अलग अलग स्पेसिफिकेशन पर बनाना सिखाता हूं और उनको फिर ड्रॉप करना भी सीख लेंगे। ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा जिसका नाम होता है कैप्ड कलेक्शन। तो ये बनाना सीख भी लेते हैं और फिर इसी को ड्रॉप करना सीख लेंगे, कैप्ड कलेक्शन। कैप्ड कलेक्शन का मतलब है कैपिंग लगी हो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट की, इतने ही डॉक्यूमेंट इसमें आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ब्राउजर की जो हिस्ट्री होती है, आपने मान लो गूगल क्रोम से बहुत सारी वेबसाइट पास्ट में चलाई थी, तो उसकी हिस्ट्री में कितनी वेबसाइट के यूआरएल स्टोर होंगे जब से सिस्टम चल रहा है तब से अब तक सारे, या फिर फिक्स नंबर होते हैं कुछ। हमें दोनों के आंसर नहीं पता, सच्चाई यही है कि हमें दोनों के आंसर नहीं पता, कभी ट्राई नहीं करा, कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा कभी है कि क्या होता होगा। लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं क्या होता होगा। तो ये तो शायद पॉसिबल नहीं है कि जब से आपका सिस्टम चल रहा है और कई साल से फॉर्मेट ही नहीं हुआ है और जब से आप चला रहे हो और जो जो वेबसाइट आपने विजिट करी है सबको हिस्ट्री में स्टोर किया जा सकता है क्योंकि मेमोरी यूज हो रही है ना कहीं ना कहीं। अब वो मेमोरी आपके सिस्टम की ले रहा होगा कहीं ना कहीं, तो उसकी कोई ना कोई लिमिट जरूर होगी। मान लेते हैं वो लिमिट 50 की होती होगी एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है। तो अब हमारा लास्ट जो 50 आपने वेबसाइट विजिट करी है उनकी हिस्ट्री ब्राउजर में मान लो स्टोर होती है। अब अगर आपने 51वीं वेबसाइट विजिट करी तो क्या एरर आ जाएगी, क्या होता होगा, जो सबसे पुरानी वाली हिस्ट्री है वो हमारी रिप्लेस हो जाती होगी, ये साइकिल चलती रहती होगी। अब ऐसा ही दूसरा एग्जांपल देखो, आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन चेक करते हो तो उसमें एक ऑप्शन आता है लास्ट 10 ट्रांजैक्शंस, है ना। आपको ट्रांजैक्शन देखनी है, कितनी देखनी है, लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस। तो लास्ट 5 कौन सी होती होंगी, जो रिसेंट वाली लास्ट हुई है। अब मान लो कोई छठी आ गई तो एरर आ जाएगी कि 5 तो हो चुकी पूरी, जो सबसे पुराने वाली थी बाहर हो जाएगी। इसका मतलब है
इन दोनों एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है, कैपिंग। कैप लगी हुई है, बाउंड्री, कैपिंग मतलब बाउंड्री लगी हुई नहीं, ठीक है। तो कैपिंग का मतलब यहां पर यही है कि बाय डिफॉल्ट कोई भी कलेक्शन आपने बनाए, उस कलेक्शन में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने आ सकते हैं, हमने 3 रखे हैं, अनलिमिटेड। आपकी मेमोरी, आपकी हार्ड डिस्क कितना अलाउ करती है, वो हमारा आंसर है। एक न्यूमेरिक वैल्यू आंसर नहीं है कि मोंगोडीबी के कलेक्शन में कितने डॉक्यूमेंट आ सकते हैं, उनकी संख्या बताओ, संख्या नहीं है। इसका आंसर है आपका हार्डवेयर कितना अलाउ कर रहा है, वही आंसर है, ठीक है। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कैप्ड कलेक्शन बनाना, ऐसी कलेक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट को लिमिट करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा आएंगे तो पुराना वाला अपने आप डिलीट हो जाए, ठीक है। जैसे ब्राउजर हिस्ट्री को बनाना, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट को बनाना, ठीक है। या अब हम अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम क्लास जब करते हैं तो जूम पर ये रिकॉर्ड हो रही है। अब ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जूम के सर्वर पर जाके अपने आप सेव हो जाती है, ठीक है। अब एक टाइम के बाद आपने एक्सपीरियंस करा होगा कि जो रिकॉर्डिंग है वो डिलीट हो जाती है। अब ये कैसे होता है, मैनुअली कोई नहीं करता। मैनुअली ना मैं जूम के सर्वर पर जाता हूं और वहां जाके डिलीट करता हूं, ना कोई और इंसान ऐसा है जो ऐसा मैनुअली करता है। ये सब ऑटोमेटिक है। कैसे ऑटोमेटिक है, हमने पर्टिकुलर नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग्स का एक स्पेस ले रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर 1000। फॉर एग्जाम्पल 1000 रिकॉर्डिंग हमारी स्टोर हो सकती हैं। अब जैसे ही 1001 में ही आएगी, क्या होगा, अपने आप जो सबसे पुरानी वाली थी अपने आप वो हमारी बाहर हो जाएगी। इसका मतलब हमने जो ले रखा है, एक कैपिंग वाला कॉन्सेप्ट ले रखा है। ऐसा ही कुछ हम चाहते हैं, ऐसी कलेक्शन जिसमें कैपिंग लगा दी जाए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। इससे ज्यादा एक साथ नहीं आ सकते, जैसे ही आएंगे बाहर हो जाएगा सबसे पुराना वाला। कैसे बनाते हैं, तो बनाने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर क्रिएट कलेक्शन फंक्शन के साथ लिखनी होंगी। डीवी डॉट क्रिएट कलेक्शन, यहां पर लिख देते हैं कलेक्शन का नाम। मान लो मैंने दे दिया स्टूडेंट। तो अभी तक जो कलेक्शन बनाने का हमारा तरीका था वो ये था कि बस इस फंक्शन को कॉल कर दिया और इस नाम की कलेक्शन बन गई। अब अगर आप कैप्ड कलेक्शन बनाना चाहते हैं तो एज ए सेकेंड आर्गुमेंट आपको एक जेसन डॉक्यूमेंट पास करना होगा, और उस जेसन डॉक्यूमेंट में आपको की देनी होगी कैप्ड, जिसकी वैल्यू आप देंगे यहां पर ट्रू। यहां पर ट्रू, आई गेस टी लोअर केस में लिखा जाएगा। पाइथन में टी और एफ कैपिटल होते थे ट्रू फॉल्स के लिए, यहां पर लोअर में ही मैंने देखा था अभी, है ना, जब आर रिजल्ट आ रहा था। तो चलो, तो कैप्ड इक्वल टू ट्रू। अब ये बताओ, इतने से सिर्फ हम ये बता पाए कि ये जो कलेक्शन बन रही है स्टूडेंट वाली, इसमें कैपिंग होगी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन क्या अभी मैंने बताया है कि कितने की होनी चाहिए? ये तो बताया ही नहीं मैंने। अच्छा, मान लो मैंने यहां पर नहीं बताया और इसको ऐसे ही क्लोज करके कमांड को रन कर दिया, तो हो सकता है मोंगोडीबी सर्वर ही एरर दे दे कि कैपिंग आप लगा रहे हो और ये नहीं बता रहे कि कितने, है ना। तो देखते हैं, कह रहा है साइज फील्ड इज रिक्वायर्ड व्हेन कैप्ड इज ट्रू। यानी कि आपको यहां पर साइज बताना पड़ेगा कि आप कितने साइज के लिए ये कैपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे दोबारा से कॉमा लगाकर साइज कॉलन, मैंने लिख दिया, मान लो यहां पर 100। अभी 100 क्या है, चलो और मोटा मोटा कर देते हैं, 1024 कर दिया। ये तो जान पहचान का होगा। यहां पे जो साइज लिखा जा रहा है इसकी यूनिट होती है बाइट्स, इसकी यूनिट है बाइट्स। तो अब बताओ, 1024 बाइट्स को हम सिंपल टर्म में क्या बोल सकते हैं, 1 KB, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर 1024 की गुणा 1024 से कर दूं तो ये क्या हो गया, 1 MB हो गया। अगर मैं 5 से इसकी गुणा कर दूं तो ये टोटल कितना MB हो गया, 5 MB। इसका मतलब है स्टूडेंट कलेक्शन में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने आएंगे उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं,
लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट अपना साइज लेंगे मेमोरी का वो 5 MB तक का होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा साइज मांगा जा रहा है तो सबसे पुराने वाले को डिलीट कर कर 5 MB साइज बना दिया जाएगा। तो इस तरह से यहां पर आप जो दे रहे होते हैं साइज आर्गुमेंट, वो हमारा नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारा ओवरऑल कलेक्शन कितना मेमोरी यूज कर सकती है वो साइज है। जैसे ही डॉक्यूमेंट ज्यादा होते हैं, इस साइज से ज्यादा हो जाते हैं, तो पुराने वाले डॉक्यूमेंट को डिलीट करके जगह बना दी जाती है और फिर नए वाले डॉक्यूमेंट को इतने साइज के अंदर स्टोर करा जाता है। ठीक है, तो ये हमने बहुत ज्यादा दे दिया, मैं तो ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा था बस। मान लो मैंने यहाँ पर 100 बाइट्स कर दिया, तो 100 बाइट्स में आप मोटा मोटा मान के चलो 4 बाइट ये लेगा, चार ये, चार ये, चार ये, 16। अब बाई डिफॉल्ट ये इंटीजर है, 4 बाइट लेता है इंटीजर मोंगोडीबी के अंदर, तो 16 और 4 20 ऐसे करके अपना कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे लगता है 4 से डॉक्यूमेंट ही आ पाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शनली कॉमा लगाकर आप यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट भी बता सकते हो। मैक्स नाम से एक की होगी और इसकी वैल्यू मान लो मैंने कर दी 3। अब इन दोनों में जो पहले पूरा हो जाएगा, पुराना डॉक्यूमेंट रिप्लेस हमारा होना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मान लीजिए ये हमारी कलेक्शन है, इसमें 3 डॉक्यूमेंट है, 1 2 3। अब मान लो इसमें फोर्थ वन आ रहा है, तो जो सबसे पुराना वाला था ये डिलीट हो जाएगा और फिर फोर्थ वाले को इंसर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मैक्स की लिमिट 3 है आपकी। दूसरा सिनेरियो, आप कलेक्शन बना रहे थे जिसमें एक डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे फील्ड थे, दूसरा उसमें बहुत सारे फील्ड थे। अब ये दो ही डॉक्यूमेंट में इतना मेमोरी यूज हो गया कि ये साइज पूरा हो गया। अब मान लो तीसरा डॉक्यूमेंट आया, तो इसके हिसाब से तो जगह है, लेकिन साइज के हिसाब से जगह नहीं बची, तो भी आपका क्या होगा? तीसरा डॉक्यूमेंट तभी आ सकता है जब यहाँ पर स्पेस बन जाएगा। तो अब क्या होगा, जो सबसे पुराना वाला रहा होगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा, तब इसको जगह मिलेगी। तो ये नहीं कह सकते सर 3 तो अलाउड है। 3 तब अलाउड है जब जगह हो हमारे पास, जब जगह नहीं है तो इतने भी अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, और जगह बहुत बची है हमारे पास। मान लो ये हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट थे और इन तीनों ने मिलकर बस 20 बाइट ही खर्च करे हैं, हमारे पास 80 बाइट की जगह बची है, लेकिन ये संख्या पूरी हो गई है, तब भी ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं आ सकते। तो इन दोनों में जो पहले पूरा हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये देना ऑप्शनल है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ये देना मैंडेटरी है, ये देना ही पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, चलो अब मैंने इसको एंटर कर दिया, ओके हो गया। तो हमारी कैप्ड कलेक्शन बन गई। अब जरा अपने अपने एंड पर ट्राई करके देखो, इस स्टूडेंट कलेक्शन में 3 डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना। फील्ड एक आईडी रख लो अपने आप वाली, एक और रख लो कोई, है ना, स्टूडेंट का नेम रख लो चाहे तो। और फिर देखना 3 डॉक्यूमेंट आ गए, जैसे ही चौथा इंसर्ट करोगे सबसे पहला वाला अपने आप डिलीट हो गया होगा। करके देखो एक बार, फिर मैं करता हूँ। जिसका ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए वो दोबारा से एक एक्सपेरिमेंट और करे कि वो 1 या 2 डॉक्यूमेंट ज्यादा फील्ड के साथ इंसर्ट कर दे कि 100 बाइट ही पूरी हो जाए, और वो तीसरा डॉक्यूमेंट भी इंसर्ट ना कर पाए, हमेशा दो ही रह गए होंगे क्योंकि साइज इतना हो गया होगा पूरा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को करके देखो इम्प्लीमेंट, दो ही आ पाए क्योंकि 100 बाइट आपकी पहली पूरी हो गई होंगी। चलो देखो भाई, जिन्होंने करके देख लिया अच्छी बात है। बहुत से लोग तो अभी कीबोर्ड पर ढूंढ रहे होंगे कौन सी की प्रेस करनी है ना। तो अब डीवी डॉट कलेक्शन का नाम स्टूडेंट डॉट इंसर्ट वन से ही कर लेते हैं, अंडरस्कोर आईडी, मान लो वैल्यू 1 कर दी इसकी, और एक फील्ड कर दिया नेम, इसकी वैल्यू ए कर दी। तो एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया।
जिसमें आईडी मैंने 1 कर दिया, नेम उसका ए कर दिया है, सिंपल कर दिया एकदम। एक डॉक्यूमेंट और इंसर्ट कर दिया, आईडी 2 करनी पड़ेगी क्योंकि डुप्लीकेट नहीं हो सकती। नेम चाहे सेम कर दो चाहे अलग कर दो, फर्क नहीं पड़ता। एक और कर दिया, ID 3, नेम सी कर दिया। अब एक बार फाइंड करके देखते हैं क्या पिक्चर चल रही है, तीनों हो गए या दो ही हो पाए मेमोरी साइज के अकॉर्डिंग। डीबी डॉट कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट डॉट फाइंड, तीनों आ गए मेरे। तो मैंने छोटा छोटा डेटा रखा था, अगर मैं पहली डॉक्यूमेंट में ज्यादा फील्ड कर देता तो हो सकता है दूसरे तक ही बात नहीं पहुंचती। अब मैं क्या करता हूं, चौथा डॉक्यूमेंट इंसर्ट करता हूं। डीबी डॉट इंसर्ट 1, ID नंबर 4, नेम कर दिया डी। यहां तो दिख रहा है इंसर्ट हो गया, और इंसर्ट हो ही गया होगा, लेकिन देखते हैं फाइंड में क्या आ रहा है। फाइंड में हाँ, 2 3 4 पहला वाला खत्म हो गया। ठीक है। अब आप में से कई लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल हो रहा होगा कि 100 बाइट्स बहुत कम साइज है, हो सकता है एक ही डॉक्यूमेंट ही आ पा रहा है, दूसरा आ ही नहीं होगा क्योंकि पहले 100 बाइट ऑक्युपाइड हमारे हो चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले डॉक्यूमेंट आपने इतना बड़ा दे दिया कि 100 बाइट से ज्यादा उसे चाहिए, तो वो भी इंसर्ट नहीं होगा, मतलब हमेशा ये एम्प्टी कलेक्शन बनकर रह जाएगा फिर। ये सिनेरियो भी हो सकता है। आईडी वाइट लेगा, काउंट होगा क्यों नहीं होगा, तो वो और ज्यादा बड़ी हो गई। तो ऑटो जनरेटेड वाली की जगह अपनी वाली लगाने में फायदा यहाँ पर है कि साइज कंट्रोल रह जाएगा। अगर मैं ऑटो जनरेटेड आईडी लगाऊंगा तो वो साइज बड़ा होगा उसका। चलो, तो कैप्ड कलेक्शन की कहानी क्या है वो हमारी समझ में आ गई कि कैप्ड कलेक्शन क्या होती है। और जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो अनकैप्ड कलेक्शन थी। अब मान लीजिए इस स्टूडेंट कलेक्शन को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, सीख लिया कैसे काम हो रहा है। अब इसको हम यहां से हटाना चाहते हैं। रख दो। देखो ड्रॉप नाम का फंक्शन होगा, देखो चला के। डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट ड्रॉप। तो ड्रॉप फंक्शन क्या करेगा, जिस कलेक्शन पे कॉल करेंगे उस कलेक्शन को परमानेंट डिलीट कर देगा, और रिकवरी नहीं है इसमें। अच्छा ये बात ध्यान रखना कि MySQL के अंदर तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था ट्रांजैक्शन, यहाँ ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो है वो ऑटो कमिट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो जो कर दिया वो हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई ऐसा डेटा मैनेज करना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जहां पर ऑपरेशन को हमारा रिकवर करने का भी फीचर होना चाहिए, तो मोंगोडीबी छोड़ दो, फिर एसक्यूएल जैसे किसी में चले जाओ। एसक्यूएल जैसे में आपको ऐसे ट्रांजैक्शन वाला कॉन्सेप्ट इजीली मिल जाता है। रेप्लिकेशन हो सकता है, आप ये कर सकते हो, एक टेबल की कॉपी बना लो, ये कर सकते हो। कॉपी बनाने वाला टॉपिक है, लेकिन पॉइंट इज की कॉपी बनाकर मेमोरी जाएगी, है ना। तो कॉपी बनाना हमेशा सही डिसीजन नहीं हो सकता, छोटे डेटा की बना सकते हो। मान लो आपके कलेक्शन में 5 डॉक्यूमेंट है, कोई कहे कॉपी बना दो, बन जाएगी। अब आपके कलेक्शन में मिलियंस ऑफ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, शायद सही डिसीजन नहीं हो कॉपी बनाना, है ना। तो ट्रांजैक्शन जैसे फीचर मोंगोडीबी के अंदर नहीं है। तो अगर कोई ज्यादा ट्रांजैक्शन पर काम करना चाहता है तो शायद उसको उस पोर्शन के लिए इसकी जगह पर कोई एसक्यूएल सपोर्टेड डेटाबेस यूज करना चाहिए। ठीक है।
फिलहाल ड्रॉप करने की बात चल रही है। ट्रू। ट्रू का मतलब ये आपका कलेक्शन ड्रॉप हो गई। अब कोई डेटाबेस ही अगर ड्रॉप करना है तो सीधा डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस। कौन सा वाला ड्रॉप हो जाएगा, जिसके अंदर आप होगे वही वाला ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे नहीं इस चीज के लिए, लेकिन एक काम करते हैं, एक दूसरा बनाकर करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या करा, यूज कर दिया, मान लो माई डीबी करके एक बना दिया। अब कोई भी डेटाबेस फिजिकली तब एग्जिस्ट करता है जब उसमें कम से कम एक कलेक्शन हो। दिखा तो रहा है स्विच हो गया, लेकिन लॉजिकली बनाए। फिजिकली मेमोरी कंज्यूम नहीं हो रही है इस डेटाबेस के द्वारा, क्योंकि जब तक कलेक्शन नहीं बनेगी तब तक ये फिजिकली मेमोरी ऑक्युपाई नहीं करेगा। ठीक है, तो एक कोई कलेक्शन बना देते हैं, डीवी डॉट क्रिएट कलेक्शन। इसमें यूज कमांड से दोनों काम हो जाते हैं, बन भी जाता है और स्विच भी हो जाते हैं, है ना। और मान लो टेबल का नाम कर दिया, कोई हमारा टीएमपी नाम से टेबल बना दिया। तो अब माई डीबी डेटाबेस बन गया, उसके अंदर हमने एक कलेक्शन बना दी ईएमपी नाम की। अब इस डेटाबेस को अगर मैं हटाना चाहता हूं तो मेक श्योर, अगर इसके अंदर आपने और भी कलेक्शन बनाई होती और उनके अंदर डेटा होता और आप प्लान कर रहे हो डेटाबेस को हटाने का, तो वो सारी कलेक्शन उनके अंदर के सारे डॉक्यूमेंट सब डिलीट हो जाएंगे परमानेंटली। रिकवरी का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं डीबी डॉट ड्रॉप डेटाबेस। तो ड्रॉप डेटाबेस करंटली स्विच्ड डेटाबेस में जो आप हैं उसी को हमारा ड्रॉप करेगा। तो उसके अंदर के जो कलेक्शंस हैं उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे, लॉजिकली एग्जिस्ट करेगा, फिजिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉप्ड। अब ये फिजिकली खत्म हो चुका है, लॉजिकली एग्जिस्ट करता है बस। लॉजिकली मतलब क्योंकि यहाँ पे लिखकर आ रहा है माई डीबी। अब आप बोलोगे जब करंटली स्विच को ही ड्रॉप कर देंगे तो ये कैसे आ रहा है, तो मैंने इसलिए बोला फिजिकली खत्म हो गया, लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, मेमोरी कहीं नहीं ले रहा है ये हमारा। ठीक है, तो अब आप अपने वाले में वापस आ सकते हैं जहां पर आपको आना है। कलेक्शन बनने के बाद एक ही ऑप्शन जनरली अलाउड है हमारे लिए लगाना, यूनिक की कांस्टेंट। जो इन्होंने पूछा, क्या ये कहना चाह रहे हैं और क्या उसका आंसर हो सकता है, एक बार देखते हैं। मान लो ये मेरी कलेक्शन बन चुकी है। अब मुझसे कहा गया इसके अंदर आधार नंबर ऐड करो और उस पर यूनिक कांस्टेंट लगाना है। आधार नंबर अगर एक डॉक्यूमेंट में आ गया है तो वो आधार दूसरे में नहीं आना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो अंडरस्कोर आईडी की है ये हमारा प्राइमरी की बन चुकी है। ठीक है, अब अगर हम आपसे ये कहें कि मुझे एक और बनाना है लेकिन वो प्राइमरी की नहीं हो सकती, वो यूनिक की हमारी हो सकती है हमारी, तो कैसे लगाएंगे उसके लिए, बन जाने के बाद ही बन लगेगी वो। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास वो फील्ड होना चाहिए जिस फील्ड के लिए आप चाहते हैं कि यूनिक की लग जाए। तो फिलहाल तुम्हारे पास वो फील्ड है ही नहीं, तो आप क्या करो, या तो सबसे पहले वो फील्ड ले आओ, और अगर फील्ड आप नहीं ला रहे हो फिर भी आपने यूनिक की कांस्टेंट का कमांड लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा हर डॉक्यूमेंट में वो फील्ड ऐड कर दिया जाएगा। और करने के बाद उस फील्ड की डिफॉल्ट वैल्यू नल कर दी जाएगी। मैं करूंगा नहीं, जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूं, सही करने के बाद करेंगे। डीवी डॉट कलेक्शन का नाम है ईएमपी डॉट क्रिएट इंडेक्स। तो यहां पर यूनिक की कांस्टेंट को ही आप बाद में लगा सकते हो। ठीक है, और यूनिक की कांस्टेंट के लिए जो फंक्शन है उसका नाम है क्रिएट इंडेक्स। तो यहां पर यूनिक की और इंडेक्स एक ही बात मानी जाती है। अब
क्रिएट इंडेक्स में आपको यहां पर बताना है सबसे पहले फील्ड। मैंने कहा आधार। उसके बाद यहां पर आपको बताना होता है कि जब इंडेक्स लगाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे काम करना चाहिए। तो ए लगा दे, वन लिख दिया। वन असेंडिंग ऑर्डर में होता है, -1 डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो यहां पर इसका फर्क पड़ता नहीं है कोई, आप जनरली वन ही यूज करते हैं। ठीक है। अब आपने यहां पर ऐसे लिख दिया। उसके बाद यहां लिख दिया अगला आर्गुमेंट यूनिक इक्वल टू ट्रू। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि क्रिएट इंडेक्स हमारा ईएमपी टेबल में आधार फील्ड देखेगा। आधार फील्ड नहीं है, बना देगा। यहां भी आधार आ जाएगा, यहां भी आधार, यहां भी आधार आ जाएगा। अब आधार जब आ जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑटोमेटिकली इस केस में नल आ जाएगी। तो यहां पर आधार की वैल्यू नल, यहां पर आधार की वैल्यू नल, यहां आधार की वैल्यू नल। मोंगो डीबी में अगर ऐसा हुआ तो नल को डुप्लीकेट माना जाता है, जबकि माई एसक्यूएल में नल को डुप्लीकेट नहीं माना जाता यूनिक कांस्टेंट के अंदर। तो यहां पर नल को डुप्लीकेट माना जाएगा, तो शायद एरर दे दे कि भाई ये डुप्लीकेट हो गया। तो इसलिए क्या करना चाहिए, पहले अपना आधार इन सब में ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इस तरह की कमांड लिखकर अपने आएंगे। तो यहां लिख देते हैं डीबी डॉट ईएमपी डॉट अपडेट वन अंडरस्कोर आईडी जिसकी 101 है, उसमें सेट कर देते हैं आधार मान लो 111। आईडी जिसकी 102 है उसका आधार कर दिया 222। आईडी जिसकी 103 है आधार कर दिया 333। अब अगर मैं फाइंड चलाऊं तो ये पिक्चर ऐसी है। अब मैं चाहता हूं इस आधार पर हमारा यूनिक की कांस्टेंट लग जाए, सो डैट अगर एक और डॉक्यूमेंट आए उसमें आधार इन तीनों वाला कोई नहीं होना चाहिए। तो ईमेल पे लगा दो, आधार पे लगा दो, पैन पे लगा दो, है ना, अकाउंट नंबर पे लगा, ऐसे बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं आईडी के अलावा। ठीक है। तो अब वो वाला सिंटैक्स लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपके ब्रेन में शायद आया होगा कि अगर अभी तो चलो 3 डॉक्यूमेंट थे, अगर 30 होते तो 30 बार लिखना पड़ता है ऐसे। तो हमारे पास एक फंक्शन और होता है बल्क राइट करके। बल्क राइट फंक्शन क्या करता है, एक बार में ही मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के जो फील्ड हैं उनकी अलग अलग वैल्यू सेट करने वाला काम कर देता है। बल्क राइट में आपको काफी नेस्टेड डॉक्यूमेंट है जो लिखने पड़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको मैंने यूज ना करा के अलग अलग करा दी। बट एक मैंने आपको हिंट दे दिया कि अगर कभी ऐसा सिनेरियो है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट में एक ही फील्ड की अलग अलग वैल्यू देनी है, तो बार बार अपडेट वन ना चलाकर बल्क राइट एक कमांड होती है, उसके थ्रू इस काम को किया जा सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं पूरा डॉक्यूमेंट ही हटेगा। मतलब डॉक्यूमेंट आएंगे, डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे, फील्ड शायद कम ज्यादा हो जाए, ऐसा देखा नहीं कभी। हाँ, अगर ऐसा होगा तो हट जाएंगे फिर वो। बिल्कुल। जितना नए वाले डॉक्यूमेंट को स्पेस चाहिए उतने स्पेस को प्रीवियस कितने से हटाया जा सकता है वो सब हटेंगे फिर हम। ठीक है। हाँ, मतलब सिंटैक्स उसका देखना पड़ेगा एक बार। सबकी वैल्यू अलग अलग लिखनी पड़ेगी, हर फील्ड का आईडी बताना पड़ेगा, हर फील्ड की आईडी के साथ साथ ये बताना पड़ेगा किस फील्ड की क्या वैल्यू देनी है। कह सकते हो। ठीक है। चलो वापस आ जाओ अपने वाले पर। अपसर्ट काउंट तब
वन आता होगा जब कोई नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट नया इंसर्ट नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट वही है, उसमें नया फील्ड ऐड हुआ है। तो अपसर्ट का मतलब है इंसर्ट होना डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, चलो तो अब डीबी डॉट ईएमपी डॉट क्रिएट इंडेक्स किस पर लगाना चाहते हो? हमने कहा आधार पे लगाना चाहते हैं। यूनिक ट्रू। अब एक बार नया एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करेंगे जिसमें आधार इन्हीं में से कोई एक रखकर देखते हैं क्या बताता है। डीबी डॉट ईएमपी डॉट इंसर्ट वन अंडरस्कोर आईडी 104 ई नेम ई सेल डिपार्टमेंट आधार। देखते हैं चलता है क्या। अगर हमारा इंडेक्स सही लग गया होगा तब तो ये चलेगा, और सही नहीं लग, कुछ गड़बड़ हो गई होगी तो अलाउड हो जाएगा। देखते हैं। एरर, डुप्लीकेट की एरर। इसका अलावा हमारा जो इंडेक्स था हमारा यानी यूनिक की कांस्टेंट हमारा इस पे सही लग चुका है। चलो अब बनाते टाइम सिर्फ जो आपका आईडी वाला फील्ड है उसके लिए आप हाँ और ना कह सकते हो। बाकियों के लिए, क्योंकि अभी कलेक्शन जब बना रहे हैं उस समय तो स्कीमा है ही नहीं ना हमारे पास, तो ये बाद वाले ही कॉन्सेप्ट चलेगा इसमें। नहीं, क्रिएट करते समय कैप लगा सकते हो, उसके बाद नहीं लगा सकते। चलो वापस आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पर। अब बात करते हैं कि सर फॉरेन की इसमें नहीं होती है ना, ज्वाइन इसमें नहीं होता है, तो वो वाला फील कैसे आएगा? मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक टेबल और बनाई जाए। अगर हम मान लो एसक्यूएल में होते तो मैं आपसे कहता कि ये हमारी ईएमपी टेबल है, इस ईएमपी टेबल के अंदर आईडी फील्ड हो गया, नेम फील्ड हो गया, सैलरी फील्ड हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, और ये आधार हो गया। अब मैं चाहता हूं एक एड्रेस नाम से और बना दो टेबल, और एड्रेस टेबल के अंदर हमें आईडी के बेस पर एड्रेस स्टोर करना है। लाइक उसका सिटी क्या है ना, उसका सेक्टर क्या है, और इसी में उसका मोबाइल नंबर भी स्टोर कर लेते हैं मान लो। तो अब मान लो यहाँ पर आईडी 101 का डेटा पड़ा हुआ है, 102 का डेटा पड़ा हुआ है, 103 का डेटा पड़ा हुआ है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं एड्रेस टेबल में इस आईडी फील्ड के साथ फॉरेन की बन जाए। फॉरेन की बनाने का फायदा ये होता है कि अब इस टेबल में हमारा सिर्फ वही आईडी आ सकती है जो ईएमपी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, अलग से आईडी कोई नहीं आ सकती। मतलब अगर मैं यहाँ पर 105 लिखूं कि 105 नोएडा में सेक्टर 16 में रहता है, ये मोबाइल नंबर है, एरर, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पर है ही नहीं। अगर ये यहाँ पर है तो ही आए, नहीं तो नहीं आए। ऐसा हमने माई एसक्यूएल के अंदर फॉरेन की के साथ समझा था। अब मान लो मुझे अपनी ईएमपी टेबल के साथ ऐसा ही कुछ मान लो करना है, और एड्रेस टेबल बनाकर मैं उसके अंदर इस काम को करना चाहता हूं। तो अब
कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है नेस्टेड डॉक्यूमेंट का, नेस्टेड डॉक्यूमेंट या एम्बेडेड डॉक्यूमेंट का। तो यूजिंग नेस्टेड या एम्बेडेड डॉक्यूमेंट आप फॉरेन की वाले कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे करेंगे फॉरेन की वाले कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट? एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं चाहता हूं जिसकी आईडी 101 है, इसके एड्रेस की डिटेल भी आप मेंटेन करें। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे db.emp. update 1। अगर इंसर्ट ऑलरेडी हो चुका है हमारा डॉक्यूमेंट, तो बाद में अपडेट करके एड्रेस हम ऐड करेंगे। और जिस समय आप इंसर्ट कर रहे हो उसी समय जानते थे कि मुझे इसका एड्रेस चाहिए, तो सेम कॉन्सेप्ट इंसर्ट वाले कमांड में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम अपडेट के साथ यूज करके देख रहे हैं, आप बिल्कुल अपने लेवल पर इंसर्ट के साथ भी करके देखेंगे। तो अपडेट 1, पहले बताओ क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा है जिसकी आईडी की वैल्यू 101 है, ये क्राइटेरिया है। ठीक है, अब आगे क्या करना है? हमने कहा एड्रेस को ऐड करना है, तो सेट ऑपरेटर से हम एड्रेस को लेकर आएंगे। तो सर सेट ऑपरेटर लाएंगे तो एक काम कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ये लगा लिया मैंने सेट ऑपरेटर, क्योंकि थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। अब सेट ऑपरेटर में आपको बताना होता है अपना फील्ड का नाम, तो आप अपने ब्रेन में रखो दूसरी टेबल का नाम क्या है, वही यहां पर फील्ड का नाम बता दो। सर वो एड्रेस टेबल का नाम था, तो फील्ड का नाम यहां पर एड्रेस बता दो। अब इसकी वैल्यू आप एक डॉक्यूमेंट करेंगे, और उस डॉक्यूमेंट में आपने क्या कर दिया, यहां लिख दिया आपने सिटी। तो देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है थोड़ा और अच्छा लगे देखने में। एड्रेस, एड्रेस के बाद यहाँ आगे आ गए, ये इसकी सिटी, मान लीजिए नोएडा, सेक्टर मान लो 16, और मोबाइल नंबर मान लो, मोबाइल नंबर दे दिया 99, कुछ भी दे दो। ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, ये वाला। उसके बाद एड्रेस टेबल क्लोज कर देनी है, ये एड्रेस टेबल क्लोज हो गई हमारी। फिर ये जो आपका अपडेट रूल है ये क्लोज कर दो। उसके बाद अपडेट 1, इसे क्लोज कर दो। ज्यादा हो गई है? देख लेते हैं। देखो ये हमारा, ये रही। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर क्लोज हो गई। अब ये देखो 1 2 3 ओपन है, और ये 1 2 3 4 हो गई। तो कोई बात नहीं, इस लाइन पर तो है ही, ये हटा देते हैं। ऊपर तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से तो हटा ही सकते हैं। ठीक है, अब सर फाइंड करके दिखाना जरा, देखने में कैसा लगता है? हमने कहा देखो ये ऐसे लगता है। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड डॉक्यूमेंट। तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हटाकर मोंगोडीबी ने क्या करा, किसी भी डॉक्यूमेंट का रेफरेंसिंग डॉक्यूमेंट दूसरी टेबल में ना जाकर उसी टेबल के अंदर एज ए नेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको सेव करना है। तो इस तरह से फॉरेन की वाला काम हो गया। आप सोचो ये एड्रेस बिना इसके आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर आप इसे स्टोर कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का एड्रेस आपने स्टोर कर लिया लेकिन उसकी आईडी हमारी है ही नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एड्रेस आईडी के साथ ही स्टोर आपको करना पड़ रहा है। ठीक, ऐसा भी कर सकते थे कि अगर मान लो
किसी के एक से ज्यादा एड्रेस हैं, लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, तो आप इस एड्रेस फील्ड को एक लिस्ट बना सकते हो जिसमें ये पहला एड्रेस की डिटेल आ गई, कॉमा, फिर दूसरे की डिटेल आ जाएगी, ऐसे करके और भी आपकी आ सकती थी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये हम रिलेशन इस तरह से रिप्रेजेंट अपना कर सकते हैं। तो अगर हाँ, कहाँ पे? हाँ हाँ, अपडेट करते समय, जब आप अपडेट कर रहे हो तो क्राइटेरिया में यहाँ आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी रखना चाहते हो उसके डॉक्यूमेंट के अंदर ही हो, लेकिन ध्यान रखना अगर कुछ और रख रहे हो तो मैनी मैचेस होने के चांसेस हैं। बट उन मैनी में फिर अगर यहाँ पर वन लगा रखा है तो कौन सा मैच होगा, या तो पहला वाला जो मिल गया होगा वो मैच होगा, या अनऑर्डर्ड मैनर में कोई भी हो सकता है, या तो फिर यहाँ मैनी लगाओ। ठीक है, चलो। तो इस तरह से अब बात आती है कि सर मान लो मुझे क्या करना है, ID 101 का डेटा देखना है पूरा। क्या क्या देखना है डेटा में? तो उसका नाम, सैलरी और मोबाइल नंबर। ध्यान से, क्या क्या मैंने बोला? DB डॉट फाइंड जिसकी ID 101 है, उसका सारा डेटा ऐसे नहीं, हम बताएंगे प्रोजेक्शन लगाकर। ID दे दो, नेम दे दो, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर दे दो, है ना, या उसकी सिटी दे दो। जो नेस्टेड डॉक्यूमेंट है वो उसके पास जाना है, वो कैसे जाएंगे वो बताओ। तो उस पर जाने के लिए यहाँ लिखोगे स्ट्रिंग की फॉर्म में, जो नेस्टेड डॉक्यूमेंट का फील्ड है उसका नाम एड्रेस डॉट ID आएगी, हाँ, ई नेम आएगा, हाँ तो भी आ जाएगी। अगर ये वाला हम नहीं भी लिखें तो भी आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ID की वैल्यू तो 1 होती ही होती है हमारी, बिल्कुल। ठीक है, एड्रेस डॉट मोबाइल नंबर :1। तो इस तरह से एड्रेस डॉट सिटी :1। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं? कौन सा? प्रोजेक्शन करली ब्रेसेस में आएगा, बिल्कुल। जो प्रोजेक्शन आप लिख रहे हैं वो टपल में नहीं आएगा, प्रोजेक्शन आपका करली ब्रेसेस जेसन डॉक्यूमेंट में आएगा। ये लो। तो ID ये है, ई नेम ये है, और एड्रेस, एड्रेस में मोबाइल नंबर आपका आ गया। नेस्टेड डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए एक बार ट्राई करके देखो, डायरेक्ट चलता है क्या? डायरेक्ट डॉट ऑपरेटर शायद चलता नहीं होगा, वो चेक कर लेते हैं इसलिए। तो मेन जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो नेस्टेड डॉक्यूमेंट है उसको लिंक करने के लिए बीच में डॉट यूज करेंगे, और वो डॉट फिर स्ट्रिंग के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कॉलॉन पहली वैल्यू, कॉलॉन दूसरी वैल्यू, ये सिंटैक्स चलेगा। डॉट का कोई सेंस ज्यादा रह नहीं जाता यहाँ पर जेसन के अंदर। हम्म। नहीं तो एड्रेस टेबल अलग है कहाँ? एड्रेस टेबल जो आपका मेन टेबल है उसी के अंदर तो है, तो ID तो बतानी पड़ेगी ना। अगर आप मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देते हो
तो यहाँ पर वेयर में क्या लिखोगे, उसके अंदर आईडी थोड़ी है नेस्टेड टेबल में, आईडी तो मेन टेबल का ही यूज कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं चलेगा ऐसा कुछ। चलो अब आगे देखो। जैसे वहां पर वर्क बेंच पे हम लोग काम किया करते थे, यहाँ पर हम जो कर रहे हैं हर चीज लिख लिख कर हमें करनी पड़ रही है। अगर हम चाहते हैं कि सर ये सब चीजें होती रहें और बहुत ज्यादा हमें लिखना ना पड़े, तो उसके लिए यहाँ पर एक एडिटर हमारे पास आता है, कंपास। कंपास एडिटर पे अगर हम काम करते हैं तो यही सब कुछ दोबारा करेंगे। प्लस कंपास एडिटर में हमें फाइलों के साथ डील करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। जैसे मैंने माई एसक्यूएल के वर्क बेंच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाया था, इसी तरह से कंपास पे जाओगे तो यहाँ भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी भी फाइल के डेटा को अगर आप लाना चाहते हैं अपना डॉक्यूमेंट बनाकर, या टेबल के डेटा को यानी कलेक्शन के डेटा को किसी फाइल में स्टोर करना चाहते हैं, तो इजीली कंपास के साथ इस काम को कर पाएंगे। ऑब्वियसली कोई ना कोई कमांड यहाँ पे भी होती होगी इस काम को करने के लिए, लेकिन वो कमांड काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है हमारी, जो इस तरह से आपको यहाँ लिखनी है। कंपास पे जाके काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब कंपास कैसे मिलेगा वो देखेंगे। तो कंपास ऑलरेडी जब आपने इंस्टॉल किया था तो उसी समय हमारा आपके लैपटॉप में आ गया था, अलग से कुछ नहीं करना है। तो डेस्कटॉप पर ही आप देखो कंपास का लॉन्चर आइकन बन गया होगा, डेस्कटॉप पर ही लिखा होगा मोंगोडीबी कंपास। हो सकता है कई बार ऐसा मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है कि 10 में से कोई एक स्टूडेंट के इंस्टॉलिंग पर कंपास इंस्टॉल नहीं होता है, सिर्फ मोंगोडीबी सर्वर चल जाता है, शेल चल जाता है, सारे काम हो जाते हैं। कंपास के लिए उन्हें फिर अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, गूगल पर जाकर लिखना, जिनका ऐसा हुआ है वो डाउनलोड मोंगोडीबी कंपास सेटअप आएगा, उसको इंडिविजुअली इंस्टॉल करेंगे तब चलेगा। 10 में से एक के साथ ऐसा होगा, 9 का जिस समय मोंगोडीबी सर्वर इंस्टॉल किया था उसी समय कंपास भी इंस्टॉल हमारा हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसको लॉन्च करते हैं। अगर हम इक्विवेलेंट माई सिक्वल के देख रहे हैं तो वहां प्रोसीजर भी होते थे, फंक्शन भी होता था, ट्रिगर भी होता था। तो यहाँ पर प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर होते हैं, उसके लिए दो बातें आपको आनी चाहिए। पहले पहले आपको जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पर पीएल लैंग्वेज नहीं चलती, वहां पर क्या करते थे, डॉलर अपना लगा दिया, डेलीमीटर चेंज कर दिया और अपना लिख दिया। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज होती है प्रोसीजर बनाने के लिए, फंक्शन या ट्रिगर जैसा बनाने के लिए, वो लैंग्वेज हमारी होती है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। तो आपको पहले जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप ये चीजें कर पाएंगे। दूसरा, जो मोंगोडीबी का हम कम्युनिटी एडिशन यूज कर रहे हैं, इसमें इसकी सपोर्ट बहुत पुअर है। जो इसका एटलस वर्जन है, जो क्लाउड वाला वर्जन है, वहां पर स्मूथली आप इन तीनों को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन जितना ज्यादा आप और करना चाहते हो, जैसे मैंने अभी आपको इसमें चेक कांस्टेंट नहीं पढ़ाया, जैसे यूनिक कांस्टेंट हो गया, प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की होता नहीं है, डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट? क्योंकि कोई भी फील्ड हमारा अगर आपने नहीं बताया तो वो है ही नहीं। डिफॉल्ट की जरूरत तब पड़ती थी जब फील्ड होगा ही होगा, यानी कॉलम होगा ही होगा, वैल्यू नहीं है तो नल आ जाए उसके अंदर। ठीक है, कंपोजिट जैसे अभी आपने क्रिएट इंडेक्स लगाया, ऐसे ही जितने चाहे उतने पर क्रिएट इंडेक्स लगा सकते हो, वही कंपोजिट का बिहेव करता है। चेक कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट लगाने के लिए अगेन आपको जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक अच्छा कोड लिखना पड़ेगा जिससे आप चेक कांस्टेंट का वैलिडेशन अपना लगा सकते हैं, मिन रेंज मैक्स रेंज का यूज करके लगा सकते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल इतने से आगे चलते हैं। अब हमने अपना कंपास ओपन कर लिया, यहाँ पर कनेक्शन बनाने के लिए लिख कर आएगा कनेक्ट, यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करोगे आपके जो डेटाबेसेस थे
वो सारे डेटाबेसेस यहाँ पर देखने आपके शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 230 वाला डेटाबेस दिखना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हमने एक ही कलेक्शन बनाई है, तो आप चाहो यहाँ से कर लो। ये आ रहा है, वेलकम पे लिख कर आ रहा होगा ऐड न्यू कनेक्शन। चलो मैं यहाँ से बता देता हूँ। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर न्यू कनेक्शन, इसका कोई नाम आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, यहाँ पर नहीं देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया माई कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कनेक्ट। ये बन गया माई कनेक्शन, और उसके अंदर आपका सारे डेटाबेस आने शुरू हो गए। अब ये 230 वाला हो गया। अब देखो यहाँ पर जो एक्सपेंड वाला है उस पर क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस करोगे तो इसके अंदर जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगी। तो अभी आप क्या करते थे, db डॉट क्रिएट कलेक्शन, अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्लिक करो। अगले स्टेप में पूछेगा बताओ किस नाम से बनानी है, उस नाम से बन जाएगी। फिलहाल इस पे एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर ईएमपी कलेक्शन आ गई। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा अपने आप फाइंड कमांड चल जाएगी। आपको फाइंड कमांड चलाने की जरूरत ही नहीं है। क्लिक करो, ये आ गई फाइंड कमांड। सारे डॉक्यूमेंट आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर कंपास में आपको एक फीचर है कि आप टेबुलर फॉर्म में भी अपने डेटा को देख सकते हैं। और ये तभी अच्छा लगेगा जब सारे डॉक्यूमेंट सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक मतलब हर डॉक्यूमेंट में फील्ड सेम नेम के आ रहे हैं। कैसे, यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है, ये कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, ये आपका लिस्ट फॉर्म में आ रहा है। इस पे क्लिक करोगे तो ये जेसन फॉर्म में आएगा, जैसे वहां देखा था हमने उसी फॉर्म में आएगा। और अगर यहाँ क्लिक करोगे तो टेबल फॉर्म में आएगा, तीसरा वाला ग्रिड फॉर्म में। अगर मान लो कोई फील्ड किसी में होता किसी में नहीं होता तो सब कलेक्टिव होकर सारे फील्ड ऊपर बनकर आते, और जिसमें नहीं होता वहां पर लिखा था वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड, ऐसे करके लिख कर आता। अब ध्यान से देखो नेस्टेड डॉक्यूमेंट कैसे देखेगा इसमें फिर। जैसे ईएमपी 101 में एड्रेस है, तो अब देखो एड्रेस कैसे देखेगा। ये देखो, तो यहाँ पर एड्रेस टेबल आ गई जिसके अंदर फर्दर 3 फील्ड हैं। इस पे क्लिक करो एरो पर, यहाँ पर जो एरो आ रहा है एक्सपेंड करो इसे। ये देखो, और ये बता रहा है 101 में तो है, 102 में कोई एंट्री नहीं है, 103 में कोई एंट्री नहीं है, तो नेस्टेड टेबल बन गई। 101 के लिए डेटा अवेलेबल है, 23 का कोई डेटा नहीं है। वापस यहाँ क्लिक करेंगे ईएमपी पर, यहाँ आ जाएंगे। अब आपको मान लो 101 वाले की सैलरी 32,000 से बढ़ाकर 35,000 करनी है, तो अपडेट 1 की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर माउस लेकर आओ, डबल क्लिक करो, और जो चेंज करना है अपना चेंज कर दो एक्सेल की तरह, और ये अपडेट हो गया। अब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो डिलीट वन कमांड चलाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे क्लिक करो डिलीट हो जाएगा। नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने के लिए ऐड डेटा पे क्लिक करो, ये आ रहा ऐड डेटा। अब ये कह रहा है कि किसी फाइल से या मैन्युअली, मैन्युअली करना है तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और फाइल से करना है तो ये तो दोनों से करेंगे, पहले मैन्युअली कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि जो कलेक्शन है उसके लिए हमने कुछ डेटा दे रखा है, तो यहाँ पर इसको अपने आप इसकी आईडी हो गई, इस पे जेसन की जगह इस वाले फॉर्मेट में ले आई, ग्रिड वाले फॉर्मेट में। अब यहाँ पर आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। अगर आपको आईडी चेंज करनी है तो यहाँ पे आईडी भी चेंज कर सकते हो, प्लस करके और फील्ड ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर अपने और फील्ड भी अपने ऐड कर सकते हो। जैसे अपने ई नेम, अब ई नेम फील्ड, और इसकी वैल्यू मान लो आपने कर दी सोनू,
ठीक है। प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड फील्ड, ई नेम, ई सेल, और ई सेल मान लो कर दिया 50,000। यहाँ से स्ट्रिंग चेंज कर मान लो इसको इंटीजर बना दिया। आईडी फील्ड एडिटेबल नहीं हो रहा है इसमें। कहाँ पर? ग्रिड की जगह जेसन फॉर्मेट में जाओ। यहाँ से चेंज करके देख लो। मान लो 105 कर दी। और फिर उसके बाद इस स्टाइल में आ जाओ, ग्रिड स्टाइल में। नहीं करने दे रहा। चलो इतना इंसर्ट करके देखते हैं हो रहा है क्या। नहीं, आईडी को चेंज नहीं करने दे रहा। क्या? एक चलो एक बार करके देख लेना, है ना। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से इंसर्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आईडी को फुल तरह से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कंपास से ही मोंगो शेल को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओपन मोंगो डीबी शेल, है ना। ये फीचर अभी इन्होंने लास्ट 2 वर्जन में ऐड करा है, उससे पहले। चलो यहाँ पे क्लिक करा, ये शेल आपका ओपन हो गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने पहले से कमांड कुछ लिख कर दे दी, हो सकता है आप ये चलाना चाहते हो। चलाना चाहते हो तो देख लो भाई। यूज 2:30 PM db डॉट emp डॉट फाइंड। इस वाले मोंगो डीबी शेल में जो फायदा लग सकता है आपको वो ये कि इसमें सजेशन दे रहा है, आप जैसे ही लिख रहे हो सजेशन देना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा माइट भी आपको आसान हो जाए। बाकी अपने आप देख लेना। अब ये मोंगोस को क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब जो काम की चीज रह गई वो देखो पहले। अब मान लो यहाँ पर हमारे ये 3 डॉक्यूमेंट हैं। मान लो ऐसे और भी डॉक्यूमेंट होते, 15-20 डॉक्यूमेंट होते। और यहाँ पर अब हमें सिर्फ वो डॉक्यूमेंट फिल्टर करने हैं जो एचआर डिपार्टमेंट के हैं। तो आपको ऊपर टैक्स फील्ड दे रखा है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना क्राइटेरिया लगाना है, सिर्फ क्राइटेरिया लिखना है। उसके पहले वाला हिस्सा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ क्राइटेरिया लिखो अपना। आपको कोई फंक्शन फाइंड वाइंड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो यहाँ पर क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट कॉलोन एचआर, डेट सेट। आजू बाजू का कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर फाइंड। तो अब क्या होगा, जो करंटली कलेक्शन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है उसमें ये क्राइटेरिया लगाकर जो डॉक्यूमेंट ना फिल्टर करके आपको दे दिए जाएंगे। ये आ गए 2 डॉक्यूमेंट। तो थोड़ा सर्चिंग फास्ट हो गई, यहाँ पर पूरा सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब
यहाँ पर एक्सपोर्ट डेटा नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि अभी आपने जो क्वेरी चलाई है उससे जो रिजल्ट बनाए उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट मतलब किसी फाइल में सेव करना चाहते हैं, या पूरी कलेक्शन, भले ही अभी आपके सामने कुछ भी दिख रहा है, आप चाहते हैं पूरी कलेक्शन आ जाए, तो जैसे आप चाहते हो वैसे कर सकते हो। ठीक है, हमने कहा नहीं, पूरी कलेक्शन को इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर दो, ना कि वो जो भी दिख रहा है। तो एक्सपोर्ट द फुल कलेक्शन पे क्लिक कर दिया, पूछ रहा है जेसन में करें सीएसवी में करें, हमने कहा सीएसवी कर दो, थोड़ा जान पहचान का लगता है, एक्सेल जैसा कुछ डुप्लीकेट लगता है ना। सीएसवी पे कर दिया, देन एक्सपोर्ट। पूछ रहा है कहाँ करें, हमने कहा डेस्कटॉप पे ही कर दो। किस नाम से, बाय डिफॉल्ट डेटाबेस डॉट टेबल के नाम से कर रहा है, करने देते हैं जिस नाम से कर रहा है। ये फाइल हमारी यहाँ पर आ गई, अब इसको डबल क्लिक करोगे और एक्सेल है आपके सॉफ्टवेयर में तो एक्सेल में ओपन हो जाएगा। ये लो। तो जो आपकी टेबल थी फॉरेन की वाली नेस्टेड टेबल, उसके डॉक्यूमेंट भी साथ में आ रहे हैं। लोकल होस्ट का मतलब है कि मोंगोडीबी एक सर्वर है, तो ऐसा कर सकते हो कि एक दूसरे कंप्यूटर पे आप क्या कर सकते हो, मोंगोडीबी को इंस्टॉल करो और इस कंप्यूटर से एक्सेस करो। जब इस कंप्यूटर से एक्सेस करोगे तो लोकल होस्ट की बजाय उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिखोगे। तो लोकल होस्ट सर्वर मशीन का आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। अगर वो सेम मशीन है जिस पर आपका क्लाइंट चल रहा है तो वो लोकल होस्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके आगे जो डिजिट लिखी है वो उसका पोर्ट नंबर हो गई। ठीक है, अब इसका उल्टा करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई एक सिंपल नोटपैड फाइल बनाई, उस नोटपैड फाइल में लिख दिया अंडरस्कोर आईडी, ई नेम, ई सेल, डिपार्टमेंट, बस इतना लिखकर छोड़ दिया। और 201 नेम धोनी कर दिया, सैलरी 70,000 कर दी, डिपार्टमेंट विकेट कीपर कर दिया। 202 ये पंत कर दिया, और ये 30,000, और ये भी विकेट कीपर कर दिया। अब मैं चाहता हूं और भी डेटा लिख लेते हैं इसमें, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, अगर किसी नोटपैड फाइल में इस तरह से कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखें और इसको एक फाइल में सेव कर दिया जाए, इसका नाम कुछ भी रख दो, मान लो इसका नाम कर दिया मैंने माई डेटा, है ना, डॉट टीएक्सटी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी फाइल जिसमें एक स्ट्रक्चर में डेटा है बट वो कॉमा सेपरेटेड है, इसी को सीएसवी फाइल कहते हैं, इससे ज्यादा सीएसवी फाइल कुछ नहीं होती। अब मैं चाहता हूं ये जो मेरी फाइल है सीएसवी, इसका डेटा टेबल में ऐड कर दो, जो पहले से है वो रहने दो, प्लस ये और ऐड कर दो। ऐसे कहीं से मिल गया है, हमें ऐड करना है, तो अब यहाँ पे जाएंगे ऐड डेटा, इंपोर्ट सीएसवी फाइल या जेसन फाइल, जेसन हम जानते नहीं है, सीएसवी हमने देख ली। अब जहां रखी है क्लिक करा, सेलेक्ट करा, अब ये बता रहा है हमारे लिए कि हमें ये मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमने कहा ठीक है। कह रहा है डुप्लीकेट की मिल गई कहीं, अब डुप्लीकेट की कहाँ मिली होगी, 201 हम कर चुके हैं पहले इंसर्ट। बिल्कुल, वहां पर हमने एक कॉलम और ऐड करा है आधार, और एक आधार वाला भी, दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसके 301 करके देखते हैं, 302, और एक आधार भी था हमारा, ये हो गया 444, ये हो गया 555। अब इसको दोबारा इंपोर्ट करते हैं, ये हो गया इंपोर्ट हमारा। चलो ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से काम कर सकते हैं, अपने डेटा को उठा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर, बाहर के डेटा को लाकर यहाँ पे इंपोर्ट भी अपना कर सकते हैं। तो कंपास ठीक है, एक
हमारे पास ऑप्शन है यूजर इंटरफेस में, डेटा को अगर थोड़ा इजी मैनर में मैनेज करना चाहते हो तो परसों जब क्लास में आप आओगे तो एक पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल करके लाओगे कमांड प्रॉम्प्ट पे या VS कोड पे, जो भी आपने सीखा है, जिसका नाम है पिप इंस्टॉल पाई मोंगो। पाई मोंगो ये लाइब्रेरी क्या करती है? कल आपने पूछा था किसी ने कि सर डेटा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने आपको आंसर दिया था कि ज्यादा बार मोंगो डीबी से डेटा निकालकर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दिया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे बढ़िया से फॉर्मेट में रखकर तब एंड यूजर को दिखाती है। यहाँ पर कंपास थोड़ी देखेगा एंड यूजर, कंपास तो डेवलपर के लिए हो गया। तो कल मैं आपको, कल मतलब कल थर्सडे ऑफ रहेगा, परसों मैं आपको पाइथन के साथ मोंगो डीबी कैसे कनेक्ट होता है, अगर मुझे पाइथन के प्रोग्राम से डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है या कलेक्शन के सारे डॉक्यूमेंट पाइथन के प्रोग्राम में लाकर डिस्प्ले करने हैं एक फॉर्मेट बनाकर, तो कैसे करेंगे ये सीखेंगे। और ऐसा करने के लिए आपको ये लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है, पिप इंस्टॉल पाई मोंगो। ये आप अपने कर से लाएंगे तो साथ साथ कर लोगे, नहीं करके लाओगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली इंटरनेट शायद नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जो लोग VS कोड से कर रहे थे वो VS कोड पे कर लाएं, और जो आइडल से कर रहे हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट करके लाएं। जो मैंने गूगल फॉर्म फिल करने को दिया है, काफी लोगों ने फिल कर दिया है, जिन लोगों ने फिल नहीं करा है वो लोग फिल कर दें। ठीक है।